याद आ जाते हैं, है नहीं? क्यों हेमंत सर? शुरू। देखो, आज की क्लास में हम देखेंगे दंड विधि का इतिहास एवं उसका विकास। तो भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में दंड विधि जो है उसका विकास कैसे हुआ है, हिंदू काल में, मुस्लिम काल में, मतलब प्राचीन काल से लेकर अभी आधुनिक काल तक कैसा विकास हुआ है, उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। तो सर, नेक्स्ट स्लाइड। आज की क्लास में हम देखो क्या सीखेंगे कि हिंदू विधि में दंड विधि का कैसे विकास हुआ, क्या व्यवस्थाएं थी। मुस्लिम काल में दंड विधि का कैसे विकास हुआ, क्या व्यवस्थाएं थी। और फिर आंग्लकालीन दंड व्यवस्था जो है, जो वर्तमान में भी है हमारे पास, उनमें उनका कैसे विकास हुआ, इन चीजों को देखेंगे। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जो है हम इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं थी। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो देखते हैं कि हिंदू कालीन दंड व्यवस्था। तो हिंदू काल में दंड व्यवस्था कैसी थी, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो एक कोट है रश्मि रथी का कि अन्याय सहकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो हिंदू काल में क्या था कि जो विधि है और धर्म को, तो हम हिंदू व्यवस्थाओं में धर्म और विधि को पृथक नहीं कर सकते थे। तो कर्म करना ही जो है वो धर्म है, और अच्छे काम करना। तो आज की तारीख में जो विधि क्या बोलता है कि विधि ये बोलता है कि मतलब जो समाज द्वारा अपवर्जित कार्य हैं या विधियों द्वारा अपवर्जित कार्य हैं और विधि द्वारा जो दंडनीय है, वो चीज अपराध है ऐसे करके। तो वही हमारा धर्म क्या बोलता था कि सही जो काम है जिससे दूसरों को नुकसान ना हो, तो ऐसा कर्म करना ही धर्म था। तो हिंदू धर्म में इसीलिए जो है वो हम विधि को धर्म से अलग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर तुलनात्मक या फिर एनालिटिकल अप्रोच से अगर देखा जाए, तो ये कहना सर्वाधिक उचित होगा कि हिंदू काल में या हिंदुओं में विधि का समानार्थी शब्द जो था वो धर्म ही था। तो विधि जैसे कोई शब्द नहीं थी, ऐसा नहीं है कि विधि का समानार्थी शब्द अगर हम खोजना चाहें हिंदू काल में या हिंदू व्यवस्था में, तो हमको धर्म ही सबसे सन्निकट अर्थ देने वाला जो शब्द मिलेगा वो है आपका धर्म। तो देखो, प्राचीन काल में दंड एवं न्याय व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं हिंदू कालीन दंड व्यवस्था के संदर्भ में। तो आरंभ से ही क्या था कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष होता रहा है। तो मनु, याज्ञवल्क, नारद जैसे जो धर्मशास्त्री हैं, उन्होंने दंड की व्यवस्था की थी अपने धर्मशास्त्रों में। तो मनु जो थे वो अपराध को 3 वर्गों में वर्गीकृत करते थे। राजा मनु, एक तो महापातक, अनुपातक और तीसरा उपपातक। महापातक, अनुपातक और उपपातक। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। तो राजा जो होता था वो विधि एवं न्याय का स्रोत समझा जाता था। ध्यान देंगे, राजा जो था वो विधि एवं न्याय का स्रोत समझा जाता था। निर्माण, प्रवर्तन और दंड ये राजा ही करता था। और राजाज्ञा जो थी वो आवश्यक होती थी। नारद जो हैं, चाहे कुछ भी हो जाए राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये नारद का कोट है। और स्वार्थमती प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाते हुए अराजकता एवं अव्यवस्था होती थी। इसी कारण अराजकता एवं अव्यवस्था पर नियंत्रण के लिए विधि निर्माण जो था वो आवश्यक हो गया। तो विधि जो है वो ऐसे नियमों का संग्रह समझा जा सकता है जो समाज कल्याण के लिए उचित ठहराया जाता था। और विधि जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती थी। विधि विधिक दायित्व देती थी और उसका निर्वाह करना आवश्यक होता था। और इसका जो उल्लंघन है यही दंड का भागी बना देता था व्यक्तियों को। तो यहाँ पे देखिए, जय द्रथ वध में प्रथम सर्ग में लिखा हुआ है
कि पापी जनों को दंड देना चाहिए समुचित सदा, और वर वीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है यह सर्वदा। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि पापियों को दंड मिलना हमेशा मिलना चाहिए, और एक वीर क्षत्रिय जो होता है उसका कर्तव्य होता है कि वह पापियों को दंडित करे। अब अपराधों एवं दंडों में अपराध विधि के अंतर्गत अभी जो वर्तमान स्थिति में आप देखते हैं तो आईपीसी की व्यवस्था है। अब देखते हैं हम कि आगे चलते हैं दंड विधि के विकास में। तो देखिए, आप असभ्य समाज में आप दंड विधि की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो जैसे सभ्यता विकसित होती है, यहाँ वैसे वैसे क्या है, दंड विधि का विकास होता जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सभ्य समाज में ही दंड विधि का औचित्य होता है। शरीर एवं संपत्ति की रक्षा जो है, प्रारंभ में संपत्ति एवं शरीर की रक्षा स्वयं करनी होती थी। वहां पे जीवन के लिए जीवन, अ लाइफ फॉर अ लाइफ, अ टूथ फॉर अ टूथ, दांत के लिए दांत, और एन आई फॉर एन आई। तो ये व्यवस्था थी, आंख के लिए आंख की व्यवस्था थी। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि प्रतिकर की व्यवस्था कर दी गई। तो इतिहास जो है वो बताता है कि प्राचीन भारतीय दंड व्यवस्था मनु द्वारा अंकुरित की गई थी। उसके बाद मुस्लिम दंड व्यवस्था आई, और उसके बाद ब्रिटिश कालीन दंड व्यवस्था आई। तो दंड विधि के इतिहास को समझने के लिए हम इतने चरणों में देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय दंड व्यवस्था जो हिंदू कालीन दंड व्यवस्था है, उसके बाद मुस्लिम कालीन व्यवस्था आई। क्योंकि यहाँ की जो जनता है, भारत की जो जनता है, वो शासित होती रही इनसे। पहले हिंदू और राजाओं से हुई हिंदू व्यवस्था थी वहां पे, फिर मुस्लिम शासक आए, फिर उन्होंने शासन किया, उन्होंने अपनी विधि लागू की। उसके बाद ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने अपनी व्यवस्था लागू की। तो इन चरणों में हम हिंदू विधि, मतलब जो दंड विधि का है, उसका विकास देखेंगे। तो उद्भव के बारे में प्रोफेसर फुलर जो हैं, वो कहते हैं अपनी बुक आरसी फुलर मोरल्स एंड क्रिमिनल लॉ में कि दंड विधि का जो उद्देश्य है वो होता है लोकाचारों अथवा लोक नीतियों के मणिभीकरण से हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन से हुआ है। उदाहरण के लिए जो रूढ़ियां होती हैं वो विकसित होती हैं और नीति शास्त्र बन जाती है। रूढ़ियां विकसित होते होते नीति शास्त्र बन जाती हैं। इनके विरुद्ध अगर आप कोई कार्य करेंगे तो एक सामाजिक प्रतिक्रिया आती है, और सामाजिक प्रतिक्रियाओं के इन कार्यों को निवारण के लिए उत्प्रेरित करती है, और यही जो है वो दंडात्मक शास्ति युक्त दंड विधि का निर्माण करती है। तो रूढ़ियां विकसित होकर नीति शास्त्र बनती हैं, इनके विरुद्ध कार्य करने पर सामाजिक प्रतिक्रिया होती है, और इन कार्यों के निवारण के लिए कि ऐसे कार्य दोबारा न किए जाए, एक दंड की व्यवस्था की जाती है, जिसके साथ एक दंड विधि का विकास प्रारंभ चालू होता है। प्रोफेसर सोरोकिन, इनका कहना है कि विभिन्न वर्गों के बीच परस्पर विरोधी हितों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो इनका कहना है कि एक व्यक्ति की व्यक्तिगत अपेक्षाएं होंगी, उनका हित होगा। अगर जो हित है वो जब संघर्ष करते हैं तो ही क्या होता है, इन एक व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए एक विधि विधि की आवश्यकता होती है। तो हितों के संघर्षों के परिणाम स्वरूप दंड विधि का विकास हुआ है। अब सदरलैंड और केसी जो है वो कहते हैं कि एकीकृत समाज की न्याय रूपी प्रतिक्रियाओं का द्वारा हुआ है ना। एकीकृत समाज की न्याय रूपी प्रक्रियाओं द्वारा दंड विधि का विकास हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में लिखा है इन्होंने। अब चलते हैं बेबीलोनियन, और इसी संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक समाज में क्या था कि जैसे आप उन क्षतियों का, जिनकी क्षतिपूर्ति आप कर सकते थे, ऐसे लॉसेस जो किसी को हुए हैं, तो एक एक्चुअल में जो विधि का विकास है वो इसलिए हुआ था कि व्यक्तियों को उनके, अगर कोई ऐसा कार्य होता है जैसे उनको क्षति, जिससे उनको क्षति होती है, तो विधि का कार्य था, या जो अपकृत्य है या अपराध का जो विकास हुआ है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, कि उनको कंपनसेट करना, उनको क्षतिपूर्ति देकर उसी वास्तविक स्थिति में ले आना। जैसे किसी व्यक्ति का मान लो 100 रुपए का नुकसान हुआ है, तो उसको 100 रुपए दे दिया जाए या वो वस्तु वापस कर दी जाए, तो उसकी स्थिति वैसे ही हो जाएगी जैसे प्रारंभ में थी, क्षति से पहले।
तो यही व्यवस्था धीरे धीरे चलते चलते विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया इसने। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जिन क्षतियों की आप पूर्ति कर सकते हैं, उनको उनका विकास जो हुआ वो अपकृत्य के रूप में हुआ, लेकिन जिन क्षतियों की पूर्ति आप नहीं कर सकते हैं, उनका विकास जो है वो दंड विधि के रूप में हुआ, अपराध के रूप में हुआ। जैसे आपने किसी का हाथ काट दिया, तो ये जो क्षति है इसकी पूर्ति आप नहीं कर सकते, तो ये धीरे धीरे डेवलप होके अपराध या क्राइम, तो दंड विधि का विकास यहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ऐसी क्षतियां जिनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, उनके लिए दंड की व्यवस्था और ये अपराध विधि का विकास चालू हुआ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट बेबीलोनियन विधि में। ये खेम्बुराबी विधियां भी कही जाती हैं। बेबीलोनियन विधि जो है उसमें उल्लिखित अपराध नियमित मापदंडों के आधार पर दंडित एवं परिभाषित है, तथा दंड जो होता था वो अत्यंत ही निर्दयता पूर्ण होता था। इसके बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि अपराध को व्यक्ति के प्रति क्षति माना जाता था या राज्य के प्रति। तो जो हम देखते हैं जैसे अपराध होता है, तो जैसे आप देखें हमारे यहाँ की कुछ अपराध ऐसे हैं जो समाज के प्रति अपराध माने जाते हैं, जैसे हत्या का अपराध है, वो पूरे समाज के प्रति अपराध माना जाता है। और बलात्कार का जो अपराध है वो समाज के प्रति माना जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे था कि ये जो अपराध थे बेबीलोनियन विधि में, वो बोलता है कि ये व्यक्ति के प्रति क्षति होते थे या राज्य के प्रति क्षति होते थे, इनका ये स्पष्ट नहीं है बेबीलोनियन विधि में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम रोमन दांडिक विधि में। तो अपराधों का जो वर्गीकरण था वो अतार्किक एवं अव्यवस्थित था। तो रोमन विधि में जो अपराधों का वर्गीकरण किया जाता था वो अव्यवस्थित रूप से था। अभियोजन की प्रक्रिया के अनुसार अपराधों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता था। जैसे कल की क्लास में हमने क्लासिफिकेशन देखा था, तो अपराधों के आधार पे वर्गीकरण था। तो यहाँ रोमन विधि में क्या था कि अभियोजन की प्रक्रिया के अनुसार विधियों का वर्गीकरण किया जाता था। तो इसमें पहला वर्गीकरण है वो था पब्लिका जुडिशिया, एक वर्गीकरण। दूसरा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल और तीसरा था प्राइवेट डिलिक्टा। तो पब्लिका जुडिशिया में ऐसे अपराध आते थे जो विधि द्वारा निषेधित होते थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल जो थे उस क्लासिफिकेशन में ऐसे अपराध जिनके बारे में विशिष्ट विधि नहीं थी और जिनको दंड न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाता था, ये इसी श्रेणी में आते थे। और प्राइवेट डिलिक्टा जो था, इस वर्ग में ऐसे अपराध आते थे जिनमें क्षतिग्रस्त पक्षकार को विशेष कार्यवाही करने का अधिकार मिला होता था। तो विशेष कार्यवाही का अधिकार प्राइवेट डिलिक्टा में, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल जो था उसमें न्यायालय के विवेकाधिकार पर छोड़ा जाता था। और पब्लिका जुडिशिया जो था उसमें क्या था कि विधि पहले से मौजूद थी, तो विधि द्वारा ऐसे कार्य जो निषेधित होते थे वो पब्लिका जुडिशिया में आते थे। तो ये था आपका रोमन दांडिक विधि। है ना। अब देखते हैं मुस्लिम दंड व्यवस्था। तो मुगल प्रशासन काल जो था आवाज आ रही है हेमंत सर? हाँ सर। हाँ, कुछ डिस्टरबेंस होगा तो बता देंगे ना। मुगल प्रशासन काल जो मुस्लिम दंड व्यवस्था में देखें कि ये जो व्यवस्था थी वो संपूर्ण व्यवस्था कुरान द्वारा शासित होती। तो प्राकृतिक न्याय और सामान्य विवेक के विपरीत थी ये विधियां पूरी। कठोर दंड व्यवस्था थी। उदाहरण के स्वरूप अगर अपन लिया जाए तो चोरी के लिए हाथ काटने का दंड था, और व्यभिचार करने के लिए, एडल्ट्री के लिए पत्थरों से मारने का दंड था। स्टीफन जो है वो कहते हैं कि मुस्लिम विधि की कठोरता एवं त्रुटियों का परिणाम यह हुआ कि वह बुरी तरह से संदेहजनक, कमजोर एवं अनिश्चित रूप से इस तरह आ गई कि कोई उससे कुछ भी नहीं पा सकता था। और दंडों का जो वर्ग था वो था कीसा, दिया, हद और ताजीर। तो कीसा जो था वो प्रतिकार अर्थात बदले के स्वरूप था। दिया जो था वो खून का मूल्य था, और हद जो था वो सीमा थी, और ताजीर जो था वो विवेकाधीन था। तो राजनीतिक अपराध जो थे वो उचित ढंग से परिभाषित नहीं थे और ना ही समझे गए थे।
राजनीतिक अपराधियों को उतने ही कठोर दंड दिया जाता था जितना विद्रोहियों को दिया जाता था। जैसे वर्तमान में अभी राजनीतिक जैसे उन्मुक्तियां मिली हुई हैं, तो वो चीजें वहां नहीं पाई जाती थी। मानववाद के जो वर्ग थे उसमें कत्ल, अम्द, किसी व्यक्ति की हत्या करने के आशय से किसी घातक हथियार द्वारा जानबूझकर मृत्यु कारित करना, ये पहला वर्ग था। उसके बाद था कत्ल, शहाब, अम्द, ऐसे हथियार से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य नहीं है, उससे यदि हत्या होती थी तो उसके लिए। उसके बाद कत्ल खता, तो भूल से की गई गलती से हत्या अगर होती थी। उसके बाद अगला वर्गीकरण है स्वैच्छिक कत्ल या मानववध, स्वेच्छा अस्वेच्छा पूर्वक किया गया कत्ल था। और दुर्घटनात्मक मानववध, ये अगर यदि दुर्घटना से होती थी तो। और जो दंड था वो अत्यंत कठोर, पुरातनवादी, निर्दयतापूर्ण, कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे। तो हेमंत सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? ठीक है, तो मुस्लिम दंड व्यवस्था कि मुस्लिम दंड व्यवस्था में आपका 4 तरह की दंड व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें बोला जाता था किसा, हद, ताजीर और सियासत। तो किसा के तहत ही आपका दिया भी आता था। तो किसा क्या होता था, इसको समझते हैं। किसा एक तरह से प्रतिरोध से संबंधित था, या प्रतिरोध या बदले की भावना पर आधारित था, कि इसके तहत आपका खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, इस तरह का प्रक्रिया को अपनाया जाता था। यह दंड सहित हत्या, अंग विच्छेदन अथवा गंभीर प्रहार आदि जैसे जघन्य अपराधों के लिए दिया जाता था। जब कोई हत्या या किसी का अंग विच्छेदन, किसी का हाथ काट दे, पैर काट दे, कान काट दे, नाक काट दे, अथवा कोई ऐसा गंभीर प्रहार करे कि जिससे उसको किसी प्रकार की गंभीर शारीरिक क्षति हो, तो उसी जघन्य अपराधों के लिए दिया जाता था किसा। इसके अनुसार मृतक या घायल हुए व्यक्ति के उत्तराधिकारी या अन्य निकटतम संबंधी को यह अधिकार प्राप्त था कि वह उस अपराधी के लिए दोषी व्यक्ति पर उसी प्रकार की चोट या घाव करे। यदि किसी व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति पर एक ऐसा गंभीर प्रहार किया है जिससे उसकी आंखों को नुकसान हुआ, या आंखें चले गई, या उसका हाथ कट गया, तो मृतक के या फिर जो भी उसके पीड़ित पक्षकार होते थे, उसके परिवार वालों को यह अधिकार दिया गया था कि वह प्रतिरोध ले सके, और यह प्रतिरोध ही किसा कहलाता था। ठीक। और इसी में यदि कुछ मामलों में क्या होता था कि जैसे किसी की जान के बदले में जान की बात होती थी, लेकिन अगर उसकी कुछ ऐसी कंडीशन होती थी कि वह व्यक्ति बहुत संपन्न है या ऊंचे वर्ग का है इनमें, तो उसमें आपको एक दिया जैसा एक ऑप्शन मिल गया था, या एक अन्य तरीका अपनाया गया। दिया के तहत एक धन देने की बात की जाती थी। मृतक के हत्या के कारण हत्यारे से इस प्रकार प्राप्त की गई राशि को दिया कहा जाता था, तथा मृतक के दायाद अर्थात उसके जो उत्तराधिकारी या हायर्स होते थे, को हत्यारे द्वारा यह धनराशि दिया इस शर्त पर दी जाती थी कि हत्यारे के विरुद्ध हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा। अर्थात ये था कि अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति था जो शक्तिशाली होता था, या कोई उच्च वर्ग का होता था, तो उसको ये सब पावर मिली हुई थी या शक्तियां मिली हुई थी कि उसके वो के जान के बदले में कुछ धनराशि उसके पीड़ित पक्षकार को दे देता था, जिसके आधार पर फिर उस पर मुकदमा नहीं चलता था। तो यह आपका किसा के तहत था। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जैसे आज के समय में हम लोग जब भी कोई जैसे हत्या जैसी चीजों को लेते हैं, हत्या जब या मर्डर की जब बात करते हैं, ठीक है, तो यह सब अपराध आज हम राज्य के विरुद्ध होता है, लेकिन उसमें इसको राज्य विरुद्ध ना मानकर व्यक्तिगत विरुद्ध माना जाता था। इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर यह अधिकार दे दिया जाता था कि आप चाहे तो प्रतिरोध ले लें, या तो आप उसके बदले में धनराशि ले लें। उसके बाद आपका आता है हद। हद या सरहद या सीमा कह सकते हैं इसको। मुस्लिम दंड विधि के अंतर्गत कुछ अपराधों के लिए निर्धारित दंड दिए जाते थे, तथा अपराध सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश को उस अपराध के लिए दिए जाने वाली सजा को घटाने या बढ़ाने की अधिकारता नहीं थी। यह कहा जा सकता है कि अपराध हद की श्रेणी में आता था तो न्यायालय उस अपराध के लिए पूर्व निर्धारित दंड देने के लिए बाध्य था, तथा उसे किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता था। मीन्स की हद एक ऐसी कैटेगरी या ऐसे श्रेणी लग दी गई थी कि अगर आपने यह कार्य किया तो आपको यह दंड दिया जाएगा। अब वह दंड का जो न्यायालय होते थे, उनको सिर्फ जो न्यायालयों में, और न्यायालय से आप ये मत समझिए कि जो आज के समय में जज और ये बैठते थे,
उस समय जो बैठते थे वो उनको कहा जाता था वहाँ के काजी, जो मुस्लिम वर्ग में एक काजी करके उनकी पोस्ट होती थी, वो उन सारी चीजों को डील करते थे और उनका निर्णय कर देते थे अपना उसमें। तो हद में ये सिस्टम लगा दिया गया था कि आपने अगर ऐसा अपराध किया, तो इस अपराध, अगर आपने चोरी की या आपने किसी का कुछ भी कोई भी अपराध किया, तो उस अपराध के लिए पूर्व निर्धारित दंड व्यवस्था को लागू करना उनके ऊपर बाध्य था, कि न्याय वो व्यक्ति उससे ना ऊपर जा सकता था ना नीचे जा सकता था, जो भी डिफाइन किया गया है उसी सरहद में रहकर उसको वो फैसला देना होता था। जैसे हद के अंतर्गत जीना, जीना अर्थात या पर स्त्री गमन के अपराध के लिए अभियुक्त को पत्थर मार मार कर चोट पहुंचाने की सजा निर्दिष्ट थी। इस प्रकार किसी स्त्री पर जारता या अडल्ट्री का झूठा आरोप लगने पर अपराधी को कोड़े मारने से दंडित किया जाना था। किसी व्यक्ति पर शराब पीने का झूठा आरोप लगाने पर आरोपी को कोड़े मारने की सजा दी जाती थी। तो यह सारी चीजें उसमें फिट कर दी गई थी कि आपने अगर यह ऐसा कार्य किया या ऐसा अपराध किया तो आपको यही सजा दी जाएगी। तो ये हद की एक सरहद बना दी गई थी जिसकी लिमिट में उसको करना रहता था। फिर हम देखते हैं ताजीर के अंतर्गत, ताजीर का अर्थ होता है विवेक। तो ये विवेक किसका होता था? जो भी जो न्यायाधीश होते थे, जो भी इसके निर्णय देते थे, उनके होते थे। तो हद में तो वो सारी चीजें एक फिक्स थी कि इससे ऊपर नहीं जा सकते या इसके बाद नहीं जा सकते, जो दिया है उसके तहत वही दंड उनको देना पड़ता था। लेकिन ताजीर के तहत उनको अपना विवेकाधिकार यूज करने का या प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गई थी। यह उनके विवेक पर, किसी भी न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता था कि वह उस अपराध के बदले में उसकी दंड का जो भी स्वरूप है उसको बदल सके। वह कठोर दंड है तो उसको कम ज्यादा जैसा भी उसकी इच्छा अनुसार वो कर सकता था। कारावास, उसके तहत उसको कारावास, देश निकाला, कान ऐंठना या अन्य अपमानजनक व्यवहार इत्यादि प्रमुख थे। अपराधी को जनता के बीच मुख में कालिख लगाकर या सिर कलम कर घुमाना भी ताजीर के अंतर्गत ही समाविष्ट है। फिर अब हम देखते हैं सियासत। सियासत अर्थात उदाहरणात्मक। उदाहरणात्मक मतलब कि कुछ जो जघन्य अपराध होते थे, जहां पे ऐसा होता था कि जिस वह अपराध होते थे सियासत के तहत कि एक मिसाल के तौर पे पेश की जाती थी कि अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया जो हद के तहत, तो एक हद के तहत उसकी सीमा तो बनाई गई, लेकिन वो अपराध का जो प्रकार है वो इतना ज्यादा जघन्य होगा कि इस प्रकार का जघन्य है कि उसके लिए एक उदाहरण पेश करना पड़ता। तो वह उदाहरण स्वरूप दिया जाता था कि उसमें एक बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर का दंड की व्यवस्था की गई थी कि अतः जैसे समाज में ऐसे अपराधों को गठित न होने के उद्देश्य से उदाहरणात्मक दंड की व्यवस्था की गई थी, जिसे हम कहा जाता था सियासत। तो इस तरह की दंड व्यवस्था आपकी मुस्लिम में लागू थी। और यह व्यवस्था कब से शुरू हुई? जब हमारे भारत में मुगलों का आगमन हुआ और मुगल व्यवस्था कंटिन्यू चलती आई, तब तक यह सारी व्यवस्था रन करती गई। तो इसमें आपका किसा था, फिर हद थी, किसा के तहत ही दिया था, फिर हद, फिर ताजीर, फिर सियासत। इस तरह की व्यवस्था चल रही आ रही थी। फिर हम देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ आंग्ल के संबंध में। आंग्ल के संबंध में मैं कुछ बताना चाहूंगा आप लोग को कि आंग्ल जो व्यवस्था थी, आंग्ल कालीन दंड व्यवस्था, तो आपको ये पता है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? 1600 से प्रारंभ हुआ। ठीक, भारत की वर्तमान दंड व्यवस्था जो आज, और एक चीज ये भी है कि भारत की जो वर्तमान दंड विधि व्यवस्था है वह ब्रिटिश की दंड विधि पर आधारित है, क्योंकि इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो भारत में ब्रिटिश कालीन दंड विधि का इतिहास 1600 से प्रारंभ होता है। 1600 में जब सबसे पहले भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, ठीक है, फिर वहां पे फिर हमारे यहाँ जब प्रथम बार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, फिर वहां से 1600 से लेके 1857 तक यह आपका किसका राज चलता था? इस समय कंपनी शासन चला। फिर आपका 1857 की क्रांति के बाद जब यहाँ बदलाव की जरूरत पड़ी, तो 1858 से लेके 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं, तब तक हमारा जो था वह सम्राट का शासन या क्राउन शासन कहा जाता है। तो जो आपका जो ब्रिटिश रूल था और उसके बाद आपका क्राउन रूल हुआ, तो इन दोनों के टाइम पीरियड में आपके बहुत सारे बदलाव हुए। उस समय जब आपका अगर पूर्व की चीजें देखे जब तो लीगल लिस्ट में, तो अनेक तरह के चार्टर आए। 1600 का चार्टर, 1909 का चार्टर, 1961 का चार्टर, 1972 का चार्टर, फिर 1683 का चार्टर,
1688 का, फिर 1726, 1783, फिर 1875। तो यह सब चार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इनमें कई तरह के डेवलपमेंट हुए। जब आप लीगल हिस्ट्री में चीजों को देखते हैं तो 1600 से जब प्रारंभ हुआ तो भारत में धीरे धीरे व्यवस्थाएं आने लगी। तो कोर्ट की व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉर्नवालिस जो थे उनका बहुत ही, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने जो पहले जो न्याय व्यवस्था थी उसको बदला। जो मुस्लिम व्यवस्था थी तो जो सिविल मैटर्स की उन्होंने सिविल कोर्ट की व्यवस्था की, और जो आपके आपराधिक मामले थे उसके लिए उन्होंने फौजदारी न्यायालय की, या फिर बाद में जिसका नाम बदल कर निजामत कोर्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था उन्होंने लागू की थी। तो ये अनेकों चरणों से होते हुए आगे आया। फिर आपको ये याद होगा कि हमारा पहला जो 1883 का चार्टर जो आया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1833 का जो चार्टर आया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1833 के चार्टर में विधि आयोग की मांग की गई थी, जिससे क्या कि भारत में जो विधियां जो फैली हुई थी, ठीक है, और जो हर किसी वर्ग के लिए अलग अलग स्तर की थी, मुस्लिम्स के लिए अलग व्यवस्था थी, हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था थी, अंग्रेजों के लिए अलग व्यवस्था थी, अन्य और जो व्यक्ति थे अन्य जो धर्म के थे, तो वो व्यवस्था क्या थी कि जो अपराधों का वर्गीकरण की जब बात करेंगे तो वह क्या धर्म के आधार पर थी कि जिस धर्म का लोग के व्यक्ति होते थे उनको उन्हीं के धर्म के अनुसार दंड की व्यवस्था निश्चित की गई थी। जनरली जो भारत की जब हम 1857 तक की बात करते हैं, जब 1600 से लेकर 1857 तक की, तो उस समय अगर अपराध के मामले में देखा जाए तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो प्रचलित व्यवस्था थी वो मुस्लिम दंड व्यवस्था थी, जिसके तहत अभी पूर्व हम चर्चा कर चुके, जिसमें किसा, हद, ताजीर, सियासत जैसे प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई थी। ठीक, फिर जो हमारे पास 1833 में पहली बार जो चार्टर आया उसमें पहले जो कोडिफिकेशन की बात या संहिताकरण की बात कही थी, तो उसमें जो सारी फैली हुई विधियों को एक करके उसको समानता के साथ सबके ऊपर बराबर लागू करने की प्रणाली को प्रारंभ किया गया। तो जो 1833 में सबसे सर्वप्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई, तो उसमें एक पर्सन थे लॉर्ड टीबी मैकाले। उन्होंने जो वो विधि आयोग जो बना उसके वो अध्यक्ष थे, और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो विधियां थी उसका संहिताकरण करने का बीड़ा उठाया। ठीक है, तो जो उस समय का जो कार्यकाल है उसमें उन्होंने हमको जो महत्वपूर्ण जो हम जो अभी जो अधिनियम पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता, वह हमको बना कर दी। तो भारतीय दंड संहिता को जो रचनाकार थे, जो बनाने वाले थे, उनका नाम था लॉर्ड टीबी मैकाले। यह आपका 6 अक्टूबर 1860 को बना, लेकिन और इसको 1 मई 1861 से लागू करना था, लेकिन कुछ कारणवश इसको उस वक्त लागू ना करके इसकी लागू करने की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया, और जिसको 1 जनवरी 1862 को लागू कर दिया गया। तो जो आंग्ल व्यवस्था की जो दंड व्यवस्था थी, उन्हीं साथ जो इंग्लिश दंड व्यवस्था थी हमारे पास, जो अंग्रेजों की दंड व्यवस्था थी, उसी को भारतीय दंड संहिता के तौर पे बनाया गया। अब थोड़ा सा हम इसको इन चीजों को देख लेते हैं कि जो हमारे जो मुख्य ये वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और विलियम बेंटिक जैसे गवर्नर जनरल जो हुए थे ब्रिटिश पीरियड, उन्होंने इसमें कई सारे के सुधार किए थे। उन्होंने जो पहले की जो व्यवस्था थी मुस्लिम विधि से जो गवर्न होती थी, उसमें हत्या और सदोष मानववध के अपराध का निर्धारण औजार से नहीं अपितु अपराधी के आशय से किया जाएगा। पूर्व में क्या होता था कि हत्या और जैसे किसी की सदोष मानववध की जो बातें होती है, ये आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, जो हमारे भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 के तहत बताया गया। तो इसमें उन्होंने जो अपराध के जो औजार या हथियार का जो प्रयोग होता था, उस आधार पे कि हाँ इसका हथियार मिल गया, इसने इसको मारा था, उस आधार पे लोगों के को दंडित किया जाता था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक नई चीज को जन्म दिया कि अपराधी के आशय की आवश्यकता बहुत होती है इन सारी चीजों में, जो आशय हम लोग चरणों में पढ़ते हैं ना, वो सारी चीजों का डेवलपमेंट। फिर अपराधों को एक सामाजिक उपकर मानते हुए सरकार द्वारा इसका अभियान चलाए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने अपराध जो पूर्व में व्यक्तिगत था मुस्लिम के तहत, उसको राज्य के अंतर्गत लाया, और उसको कहा कि यह राज्य सरकार का दायित्व है कि इस पर अभियोजन चलाए, यह किसी भी सरकार का यह दायित्व है कि सरकार उस पर अभियोजन चलाए, और इसकी उन्होंने व्यवस्था की। और इन्हीं के लिए उन्होंने निजामत कोर्ट जैसे न्यायालयों की स्थापना की। बल्कि निजामत कोर्ट के न्यायालय जो थे वहां पे तब भी काजी ही करते थे,
लेकिन फिर जब जब हमारा ये भारतीय दंड संहिता आ गया तो इस हिसाब से फिर नए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होने लगी, और भी आपके कमिश्नरी कोर्ट, ठीक इस तरह की व्यवस्था हुई। और उन्होंने बर्बर और कठोर जो दंड व्यवस्था को समाप्त किया, एवं जो अंग विच्छेद के स्थान पर 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया। जो मुस्लिम विधि के तहत जो अंग विच्छेद जैसी दंड की व्यवस्था की गई थी, उसको हटाते हुए, क्योंकि यह एक जो अंग विच्छेद जैसी चीजें थी वो अत्यंत ही बर्बर थी और बहुत ही कठोर दंड व्यवस्था थी, कि अंग विच्छेदन, किसी का अंग के बदले दूसरे का अंग लेना, ये एक अधिक मानवाधिकार के हिसाब से सही नहीं लगता। तो इसके स्थान पर उन्होंने 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया। फिर उन्होंने जारता, बलात्कार आदि अपराधों के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों की गवाही की आवश्यकता को समाप्ति कर दिया। जब परिस्थितिजन्य साक्ष्य संस्कृति के आधार पर दंड देने की व्यवस्था की गई, कि जैसे जारता बलात्कार में जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की गवाही की आवश्यकता होती थी, कि हाँ इन्होंने जारता होती देखी, ये कार्य को होते देखा, तो उसके आधार उसको चीजों को उन्होंने समाप्त करते हुए कि उन परिस्थितियों जन साक्ष्य संस्कृति, अगर कोई स्वीकृति दे देता है कि मेरे साथ ऐसे चाहिए, तो उस आधार पर दंड की व्यवस्था कायम की। फिर उन्होंने कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ठीक है, तो उसमें उन्होंने भेदभाव को खत्म किया। और उन्होंने कि पहले ऐसा था कि मुस्लिम पक्ष की कार्रवाई में सिर्फ मुस्लिम ही व्यक्तियों को गवाह देने का अधिकार होता था, हिंदुओं में हिंदू को होता था, ठीक है। तो उन्होंने इन चीजों को, भेदभाव को दूर करते हुए किसी भी पक्षकार हो, उसमें हिंदू या हो या चाहे मुस्लिम हो, उसकी गवाही को दे सकता है, इस बात को उन्होंने समर्थन दिया और उन्हें धर्म का भेदभाव को दूर किया। फिर उन्होंने डकैती के अपराध के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की, जो डकैती के जो अपराध होता है उससे संबंधित था। इसके लिए अब 7 वर्ष के कारावास तथा हत्या सहित डकैती के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया अपने विभिन्न चार्टरों में, फिर ये अधिनियम। तो ये सारी जो चीजें, जो डेवलपमेंट उन्होंने किया, वो सारी चीजें उन्होंने भारतीय दंड संहिता में समाहित की थी। और जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य पूर्ण रूप से स्थापित हो गया, तो अंग्रेजी शासकों के लिए आवश्यक हो गया था कि ब्रिटिश भारत के लिए एक निश्चित दंड विधि का निर्माण कराए, क्योंकि उस समय भारतीय न्याय व्यवस्था स्थानीय दंड विधान थे। जहां हिंदू शासकों का राज्य था, वहां हिंदू दंड विधि का अनुसरण किया जाता था। जहां मुस्लिम शासकों का राज्य था, वहां मुस्लिम दंड विधि के अनुसार दंड व्यवस्थाओं की संचालित की जाती थी। फिर इस अब चीजों को देखते हुए उन्होंने 1833 का चार्टर लाया, और उस चार्टर में विधि आयोग का गठन हुआ। विधि आयोग के गठन में जो मुख्य व्यक्ति थे वो थे लॉर्ड टीवी मैकाले। उनके अध्यक्षता में भारतीय दंड संहिता को बनाया गया और उसको आपका 1 जनवरी 1862 को लागू कर दिया गया भारत में। सर, अब इसी क्रम में आगे देखते हैं कि दंड विधि के लक्षण क्या होते हैं। तो दंड विधि के लक्षण में देखेंगे हम राजनीतिकता, विशिष्टता, एकरूपता और दंडात्मक शक्ति। तो राजनीतिकता के अंतर्गत इसे दंड विधि का एक आवश्यक लक्षण निरूपित किया जाता है। दंड विधि के पीछे किसी राजनैतिक प्राधिकारी का प्रख्यान होता है। राज्य द्वारा प्रख्यापित नियमों के अतिलंघन को ही अपराध माना जाता है, अन्य को नहीं। फिर भी इस नियम ऐसे भी हो सकते हैं जो मानव आचरण से संबंध रखते हों। अब देखते हैं विशिष्टता। यह लक्षण दंड विधि और सिविल विधि के बीच वैषम्य और विरोध के कारण उत्पन्न हुआ है। सिविल विधि एक साधारण विधि होती है, जबकि दंड विधि जो है मानव आचरण के किसी भी विशिष्ट कार्य की एक दृढ़ परिभाषा देती है और इसके अर्थान्वयन में किसी भी प्रकार की संदिग्धता होने पर न्यायालय प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय देता है। अब देखें एक रूपता। यह इसलिए क्योंकि दंड विधि बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय प्रदान करने के लिए आबद्ध है। इसमें मनुष्य के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। दंड विधि की प्रक्रिया मनुष्य की सामाजिक स्थिति नहीं होकर उसके आपराधिक व्यवहार पर निर्भर करती है। और अंतिम लक्षण है दंडात्मक शक्ति। इसका मुख्य आशय है कि विधियों का अतिलंघन करने वाले व्यक्ति को राज्य द्वारा दंड दिया जाना। जहां दंड की नहीं होती, वहां समाज में अराजकता व्याप्त हो जाती है, विधियों का पालन सुनिश्चित नहीं होता,
यह दंड का ही भय होता है जो मनुष्य को विधियों के पालन के लिए विवश करता है। तो सारांश रूप में हम देखें कि यद्यपि भारत में विधि व्यवस्था का बीज जो है, उसका जो अंकुरण है, वो प्रथम बार मनु के द्वारा ही किया गया था। परंतु भारत में सुव्यवस्थित दंड व्यवस्था लागू करने का श्रेय जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है, जिन्होंने 1772 की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक फौजदारी अदालत स्थापित की, जहां अलग अलग दंड प्रणाली लागू थी, जो प्रथम विधि आयोग की अनुशंसा के आधार पर निर्मित दंड संहिता 1860 के द्वारा संहिताबद्ध हुई। वर्तमान भारतीय दंड संहिता का प्रारूप प्रथम विधि आयोग, जिसका गठन 1834 में किया गया था, के द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे एवं अन्य सदस्य थे मैक्लियोड, एंडरसन एवं मिलेट थे। तो विधि आयोग द्वारा उक्त जो प्रारूप है वो 14 अक्टूबर 1837 को सपरिषद गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 1860 में पारित होकर विधि बना। और भारतीय दंड संहिता 1860 के रूप में 1 जनवरी 1862। तो इसके प्रवर्तन के लिए लगभग 2 वर्षों का जो समय दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि भारत के जो नागरिक हैं वो उससे परिचित हो सके उस दंड से। तो 1 जनवरी 1862 से समस्त भारत में लागू की गई, जो आज भी भारत की दंड विधि में के रूप में प्रभावशील है। दंड विधि के सर्वश्रेष्ठ विद्वान सर जेम्स फिट जराल्ड स्टीफन के अनुसार भारतीय दंड संहिता 1860 अपने मुख्य निर्माता की कभी न समाप्त होने वाली एक स्मारिका है। तो सारतः अपराध अपराध एक ऐसी क्षति है जो किसी मानव द्वारा उसके असामाजिक कृत्यों के परिणाम स्वरूप कारित हुई है, और जिसे संप्रभु नहीं चाहता है कि राज्य उसके निवारण के लिए अनुशास्ती अथवा दंड की व्यवस्था करता है। अपराधकर्ता के दोष अथवा निर्दोष का विचारण विशिष्ट विधिक कार्यवाही के अंतर्गत संचालित की जाती है और वे साक्ष्य के विशिष्ट नियमों द्वारा प्रतिपादित होते हैं। इस प्रकार अपराध वह कृत्य है जो न केवल विधि द्वारा वर्जित होता है, बल्कि वह समाज के अनैतिक मान्यताओं के प्रतिकूल भी होना चाहिए, जिसके लिए दंड विधि के अधीन प्रावधान दंड का प्रावधान हो। उदाहरण हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार आदि अपराध। तो इसी क्रम में देखते हैं कि आवश्यक तत्व क्या है कि किसी कृत्य का अपराध के रूप में गठन करने के लिए उसमें 2 तत्वों का होना परम आवश्यक है। पहला भौतिक कृत्य और दूसरा मानसिक तत्व, जिसे दुराशय या आपराधिक मन स्थिति भी कहा जाता है। यद्यपि अपराध के यही 2 आवश्यक तत्व नहीं होते हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा है, जो संगठित होकर अपराध की संरचना करते हैं, बल्कि इसके अलावा कुछ अन्य तत्व भी हैं जो निम्नलिखित हैं, या आगे आप देख सकते हैं कि पहला मानव या व्यक्ति होना चाहिए, दूसरा अपराध भावना या दुराशा या आपराधिक मनस्थिति जिसे मेंसरिया कहते हैं, और उसके बाद तीसरा है कार्य या कार्य लोग जिसे एक्टस रियस कहते हैं, चौथा है क्षति, और पांचवा है कार्य और उसके परिणाम में युक्त युक्त संबंध होना। तो इस प्रकार अपराध की परिभाषा, उसका विकास समाप्त होता है। अब कुछ डाउट होगा तो पूछें बच्चे। हेमंत सर, इससे संबंधित क्विज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।